हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। और आज हम लोग आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। हम पहला जो करंट अफेयर है आज का वो है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। पूरे दुनिया में 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। फार्मासिस्ट यानी कि पूरे दुनिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, बहुत सारे पैथोलॉजी लैब्स वाले आते हैं, बहुत सारे नर्सेज आते हैं, और हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसी की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, वो है फार्मासिस्ट। तो पूरी दुनिया में फार्मासिस्ट को के प्रति जागरूकता लाने के लिए जो है इस चीज को हर साल जो है 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी शुरुआत 2009 से हुई थी। वर्ल्ड फार्मासिस्ट का जो एक्चुअल जो मेन रीजन है फार्मासिस्ट को के प्रति जागरूकता लाना, तो ये तो रीजन है ही, लेकिन इसका जो मेन रीजन है वो है 1912 में इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल्स फेडरेशन की शुरुआत हुई थी। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल्स फेडरेशन, इसकी स्थापना हुई थी हेग नीदरलैंड में, द हेग नीदरलैंड में। इसलिए जो है हर साल जो है इसी दिन 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे हम लोग, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया का जो फार्मेसी में जो ग्लोबल सपोर्ट है, तो इंडिया का मेडिकल फील्ड में एक ग्लोबल लीडर है इंडिया। यानी पूरे दुनिया में जो वैक्सीन बनते हैं उसका लगभग 60%, 60% भारत में बनता है। 60% पूरी दुनिया में जितनी भी जेनेरिक दवाइयां हैं उसका 20% जो है भारत में बनता है। ठीक है, तो दुनिया का एक ग्लोबल लीडर है और हम लोग वैदिक काल से ही जो है आयुर्वेद के माध्यम से और विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से जो है मेडिकल फील्ड में अग्रणी रहे हैं और अग्रणी हैं। तो यहां हम लोग ये चीज याद रखेंगे, 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज हम लोग पढ़ते हैं। इससे भी किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं, अभी मैंने बताया है, द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, फिल्म निर्माता विनोद बच्चन को ब्रिटेन संसद में सम्मानित किया गया है। फिल्म निर्माता विनोद बच्चन को ब्रिटेन की संसद में सम्मानित किया गया है। तो ये एज ए इंडियन बहुत ही गर्व की बात है कि एक इंडियन प्रोड्यूसर को जो है, फिल्म प्रोड्यूसर को विदेश की संसद में सम्मानित किया जा रहा है। ये जो अवार्ड इन्हें दिया गया है वो है ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड। ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड, अगर आप नहीं जानते होंगे विनोद बच्चन को, तो इनकी कई सारी मूवीज जो है आप जरूर देखे होंगे। जैसे इनके मूवीज में है तन्नू वेड्स मनु, तन्नू वेड्स मनु, इनके मूवीज में है शादी में जरूर आना। कई हिट मूवी इन्होंने दी है और अभी इस सबका सीक्वल बनने की तैयारी में है। तो एक्चुअली ये जो अवार्ड दिया गया है ये भारत के फिल्म जगत में विनोद बच्चन साहब के योगदान की सराहना के लिए दिया गया है। जब कोई भी फिल्म बनती है तो उसमें विदेशों के सीन्स दिखाए जाते हैं, विदेशों के कई जगह को एक्सप्लोर किए जाते हैं और विनोद बच्चन साहब ने यूके की कई जगह को अपने फिल्म में स्थान दिया, वहां की कई जगह को एक्सप्लोर किया। तो इस कारण से जब ये चीज होता है तो इंडिया और यूके के बीच में पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। यूके के लोग इंडिया आते हैं, इंडिया के लोग यूके जाते हैं एज ए टूरिस्ट। तो इस कारण से इन सब उपलब्धियों के कारण विनोद बच्चन साहब को जो है एक ब्रिटेन संसद में अवार्ड दिया गया है, ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड। यूनाइटेड किंगडम यूके की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनक साहब थे, लेकिन वर्तमान में जो केर स्टीमर साहब जो हैं, सर केर स्टीमर, ठीक है, ये पीएम है, ये प्राइम मिनिस्टर हैं अभी। और जो ऋषि सुनक थे वो ऑपोजिशन में, जैसे भारत में अपोजिशन में राहुल गांधी जी है, वैसे ही अपोजिशन में जो है ये ऋषि सुनक साहब है।
इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम के जो वर्तमान किंग है वो है चार्ल्स तृतीय। चार्ल्स तृतीय जो है अभी वर्तमान में इंग्लैंड के किंग है। चार्ल्स तृतीय वर्तमान में यूके के किंग है। प्राइम मिनिस्टर केयर स्टीमर है। ऑपोजिशन में ऋषि सुनक है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि विनोद बच्चन साहब को अभी वर्तमान में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस पे प्रश्न किस हिसाब से पूछ सकता है? किस भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर को यूके में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसमें सिंपली हो जाएगा विनोद बच्चन। नो महेश भट्ट, नो डेविड धवन, विनोद बच्चन साहब को जो है अवार्ड मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जितेंद्र जयसिंह यादव को वैमानिकी विकास एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जितेंद्र जयसिंह साहब को कहां का डीजी नियुक्त किया गया है? वैमानिकी विकास एजेंसी, वैमानिकी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का डीजी नियुक्त किया गया है। तो आखिर ये संस्था का काम क्या था? वैमानिकी विकास एजेंसी का काम क्या था? तो इसका जो मेन वर्क है वो है इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से जो लाइट कॉम्बैट यानी कि LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डिजाइन करना, उसको बनाना और इंडियन एयरफोर्स की जो भी जरूरत है उसको पूरा करना, उस पर रिसर्च करना। इसलिए वैमानिकी विकास एजेंसी का ये निर्माण किया गया था। इस संस्था की स्थापना की गई थी। इस संस्था का भी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो रक्षा मंत्रालय है। इस संस्था का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो रक्षा मंत्रालय है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का जो स्थापना है वो 1984 में किया गया था। आप जान ही गए हैं कि इसके जो डीजी कौन बनाए गए हैं? जितेंद्र जयसिंह यादव। भारत में जितने भी प्रकार का रक्षा उपकरण है, रक्षा से संबंधित रिसर्च करने का, डेवलप करने का जो जिम्मेदारी है वो एक संस्था को है जिसका नाम है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ये भी रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये भी रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसके जो अध्यक्ष है समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं। रक्षा मंत्री कौन है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। समीर वी कामत DRDO के अध्यक्ष है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ठीक है, इस पे किस हिसाब से प्रश्न पूछा जा सकता है हम लोग देखते हैं। इस पे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे समीर वी कामत साहब जो है वर्तमान में DRDO के मेन है। राजनाथ सिंह जो है अभी रक्षा मंत्री हैं। जितेंद्र जे यादव अभी मैंने बताया है, जितेंद्र जे यादव को ADA एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का डीजी बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनक्वाइस ने एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस का अनावरण किया है। देखिए, समुद्र जो है प्राचीन काल से ही अपने भीतर कई सारी संपदाओं को, संसाधनों को समेटे हुआ है। कई संपदाएं हैं समुद्र के पास, लेकिन आज तक जो है हम लोग कंप्लीट जान नहीं पा रहे हैं। आप लोग अगर पौराणिक कथाओं पे ध्यान देंगे तो पौराणिक कथाओं में भी समुद्र मंथन का जिक्र किया गया है, ताकि समुद्र में जो संसाधन है उसका उपयोग किया जा सके, समुद्र के संसाधनों का उपयोग किया जा सके। और इसी के मद्देनजर जो समुद्र इतना विशाल है और भारत का जो नीचे का पूरा एरिया जो है सामुद्रिक है, तो इसलिए जो है एक संस्था का गठन किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनक्वाइस का मेन काम था सागर से संबंधित सारे सूचनाओं को, सारे डाटाओं को एकत्र करना और उसका उपयोग करना, उसका विश्लेषण करना। तो एक्चुअली में ये ऊर्जा एटलस है क्या? तो ऊर्जा एटलस का मेन रीजन है कि समुद्र की जो विशेष ऊर्जाएं हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, सौर और पवन के साथ साथ जो उसका लहर है, ज्वार है, धाराएं हैं, महासागरीय तापमान है, लवणता है, इन सबको कैसे यूज किया जा सके। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके अगर हम लोग देखेंगे, समुद्र से जो टाइडल एनर्जी है,
टाइडल एनर्जी, अगर उसका उपयोग किया जाए तो भारत में कहीं भी बिजली की आवश्यकताओं के लिए हमें कभी भी ये गैर नवीकरणीय स्रोत पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये सब जो है समुद्र से ही हमें प्राप्त हो सकता है। बिजली की जितनी भी आवश्यकता है समुद्रीय ऊर्जा से ही हमें प्राप्त हो सकता है। लेकिन समुद्र में और भी कई सारे संसाधन हैं, ठीक है। तो उन सब का उपयोग करने के लिए इस चीज को, इस एटलस को तैयार किया गया है कि कहां पे कितना पोटेंशियल है, कितने चीजों का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आता है कि जो अक्षय है, समुद्र भी विशाल है और इस कारण से उससे प्राप्त होने वाली ऊर्जाएं भी अक्षय होगी। जैसे सौर ऊर्जा अक्षय, उसी हिसाब से समुद्र ऊर्जा भी अक्षय है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आते हैं। तो समुद्री ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करने के लिए ही जो है इस एटलस का निर्माण किया गया है। ये जो इनक्वाइस है, इनक्वाइस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस 1990 में इसका जो है स्थापना किया गया था। और इसका काम जान ही गए, इसका मेन काम था समुद्र से रिलेटेड सारी सूचनाओं को एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना, उसका उपयोग करना। ऊर्जा एटलस, ये जो ऊर्जा एटलस का निर्माण किया गया है, ये आप देख रहे होंगे कि एक बाउंड्री टाइप का आपको दिख रहा है। तो ये बाउंड्री जो है, ये कहां का बाउंड्री है, इसमें EEZ नाम का शब्द आपको दिखाई दिया होगा। EEZ फुल फॉर्म होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो कोई भी देश जो समुद्री सीमा पे है, समुद्री तट पे है, वो देश पूरे समुद्र पे तो अधिकार कर नहीं सकता है, तो उसका एक बाउंड्री भी जाना चाहिए कि इस देश का जो है बाउंड्री कितना होगा। तो ये जो एटलस का निर्माण किया गया है कि हमारे पास ये पोटेंशियल है, इस ऊर्जा संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, तो कहां तक के लिए, तो वो सीमा निर्धारण किया गया EEZ के लिए, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र के लिए, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के लिए, सिर्फ वहीं तक के क्षेत्र के लिए जहां तक भारत का अधिकार है। अब ये EEZ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लें। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को जानना पड़ेगा कि मैरीटाइम जोन क्या होता है। तो जैसे ये समुद्र का नीचे वाला एरिया है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर, हिंद महासागर नीचे की ओर, तो हम लोग देखते हैं जैसे ये नीचे का जो है समुद्री एरिया है। तो इंटरनेशनल नियमों के आधार पर, इंटरनेशनल नियम जो यूनाइटेड नेशन में जो नियम बने समुद्र को लेकर के, उसके आधार पे जो बाउंड्रीज है, मैरीटाइम बाउंड्री यानी समुद्री बाउंड्री, उसको 3 भाग में बांटा गया। उसको 3 भाग में बांटा गया। तो जो समुद्र तट है वहां से लेकर के और जो 12 नॉटिकल माइल तक का स्पेस है, यानी कि हमारा जो बेस लाइन है, यानी समुद्र का जो तट है वहां से 12 नॉटिकल माइल 12 NM तक का जो स्पेस है उसको टेरिटोरियल सी कहा जाता है। टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल सी, ठीक है। जो नॉटिकल माइल नहीं जान रहे होंगे तो 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। 1 नॉटिकल माइल 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। तो यहां तक का जो है एकदम एक्सक्लूसिव पावर होता है उस देश के पास कि यहां तक कोई भी दूसरे देश का जहाज नहीं ले जाया जा सकता है, यहां तक कोई भी नौचालन नहीं किया जा सकता है, ऊपर से आप एयरक्राफ्ट वगैरह भी नहीं ले जा सकते हैं। तो ये टेरिटोरियल सी होता है। इस बेस लाइन से लेकर के 24, इस बेस लाइन से लेकर के 24 नॉटिकल माइल तक, 24 नॉटिकल माइल तक कॉन्टिग्युअस जोन होता है। जो सेकेंड लेयर है, सेकेंड बाउंड्री है,
इसमें क्या है, तो इसमें जो भी संसाधन है उसका दोहन कर सकते हैं। समुद्र के सरफेस पे आपका अधिकार होगा, सी बेड के नीचे अधिकार होगा, यानी कि उसके बीच में जितने भी चीजें हैं उस सब पे अधिकार होगा। लेकिन इसके 12 नॉटिकल माइल के आगे के स्पेस में आप किसी भी देश के एयरक्राफ्ट को रोक नहीं सकते हैं, वो फ्लाइट करेगा। तो सेकेंड लेयर हो गया। और थर्ड लेयर जो होता है, थर्ड लेयर EEZ का है, EEZ, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की गणना भी जो है बेस लाइन से लेकर के 200 नॉटिकल माइल तक होती है, 200 नॉटिकल माइल तक, यानी कि इस बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल में जो भी प्राकृतिक संसाधन है, समुद्री संसाधन है, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग, जो भी चीजें हैं उसका दोहन, उसको प्राप्त करने का पूर्णतः अधिकार उस देश के पास होगा जिस देश के सीमा के बारे में जिक्र किया जा रहा है। इस 200 नॉटिकल माइल के बाद जो भी स्पेस होगा उसको हाई सी बोलते हैं। हाई सी ये ह्यूमैनिटी का होता है, इस पे किसी भी देश का अधिकार नहीं होगा, ये ह्यूमैनिटी के लिए, मानव जाति के लिए इसका अधिकार होगा। इस पर से आप EEZ के ऊपर से भी कोई देश विमान लेकर जा सकता है, ठीक है। सिर्फ कंटिन्यूअस जोन से लेकर के जो समुद्री जहाज नहीं ले जाया जा सकता है, हाँ ऊपर से अगर विमान वगैरह ले जाना है तो ले जाया जा सकता है। तो किसी भी देश के समुद्री सीमा को 3 भाग में बांटते हैं। पहला 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी होता है, दूसरा 24 नॉटिकल माइल तक कॉन्टिग्युअस जोन होता है, और तीसरा 200 नॉटिकल माइल तक EEZ होता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी कि वहां तक के प्राकृतिक संसाधनों पर उस देश का अधिकार है। तो ये जो अभी एटलस का निर्माण किया गया है वो EEZ तक का, EEZ तक का, आप जो एटलस देखे होंगे ये EEZ तक का है। ये जो निर्माण किया गया एटलस ये EEZ का है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र का, ठीक है। ये सारा काम जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से रिलेटेड। इन्हें आप जानते होंगे, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह है और वर्तमान में जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दे तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से पहले कई सारे संस्थाएं जो इस फील्ड में वर्क कर रही थी, जैसे ओशियन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो 2006 में कई सारे संस्थाओं का विलय कर दिया गया और एक नया मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम रखा गया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अध्यक्ष कौन है, मंत्री कौन है, तो ये होंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। और ये जो एटलस है ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा अनवील नहीं किया गया है। इस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं रविंद्रन, ठीक है, रविंद्रन, इनके द्वारा जो है इस एटलस का अनवीलिंग किया गया है, अनावरण किया गया, ठीक है। तो आप चीज समझ गए होंगे कि इनक्वाइस क्या है, समझ गए, एक ऐसी संस्था है जो समुद्र से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को एकत्र करती है और उसका उपयोग करती है। दूसरा, उसी ने ऊर्जा एटलस का निर्माण किया है, किसको लेकर के, सामुद्रिक संसाधन के उपयोग को लेकर के। ये कहां तक का है, EEZ अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक का है। ये चीजें किस मंत्रालय के अंतर्गत की जा रही है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत की जा रही है। कौन इसके मंत्री हैं, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलिए, इनक्वाइस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इनक्वाइस की स्थापना 1999 में हुई थी। सिंपल क्वेश्चन है, इनक्वाइस इस संस्था के बारे में सब कुछ जान गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है भारत कुवैत संबंध से रिलेटेड। भारत कुवैत संबंध में जो है एक नया MOU साइन हुआ है, ठीक है, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग यानी एक समझौता ज्ञापन हुआ है। समझौता हुआ है किस चीज को लेकर के, तो हिंदी पढ़ाने को लेकर के। हिंदी ग्लोबली बोले जाने वाली सबसे बड़ी भाषा बनती जा रही है। अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा में तीसरे स्थान पे है हिंदी, ठीक है। तो इसको लेकर के समझौता ज्ञापन हुआ है। समझौता में क्या है, तो ICCR यानी कि इंडियन कल्चरल जो है, इंडियन
कल्चरल काउंसिल इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च। ये भारत सरकार की संस्था है जो कल्चर सांस्कृतिक जो रिसर्च है उसको बढ़ावा देती है। इसका समझौता किसके साथ हुआ है? तो गस्ट के साथ। गस्ट जो है कुवैत की संगठन है, कुवैत का क्या संगठन है? तो गल्फ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये आईसीसीआर और गस्ट ने मिलकर के समझौता किया है हिंदी पढ़ाने के लिए कि गस्ट में अब जो है हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। तो इससे जो क्या हो रहा है, तो भारत और कुवैत के बीच जो है एक सांस्कृतिक संबंध बनता जा रहा है। तो भारत आज के टाइम में सुपर पावर बन रहा है, लेकिन किस प्रकार से? ये अपने ताकत का उपयोग करके नहीं, गन्स के दम पे नहीं, आर्म्स के दम पे नहीं, सेना के दम पे नहीं, ये अपने सॉफ्ट पावर का उपयोग करके आज ग्लोबल लीडर बनता जा रहा है। और विश्व में जो है आने वाले समय में भारत सुपर पावर होगा, ये निस्संदेह ऐसा ही होगा। कुवैत की स्थिति के बारे में अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो कुवैत, यहां कई बार मैंने इजराइल वगैरह का जिक्र किया है, तो ये इजराइल है और ठीक इसके अपोजिट यहां पे कुवैत है। नीचे आप देख रहे हैं सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, ये सब कंट्रीज हैं और ये कुवैत है। थोड़ा सा जूम करके देखें तो इस टाइप का कुवैत है, यहां पे पर्शियन गल्फ है। ठीक है, कुवैत में अमीर होते हैं, अमीर यानी कि वहां के जो चीफ होते हैं उनको अमीर कहा जाता है। अभी वर्तमान में जो है 2023 दिसंबर में नए अमीर बने हैं, मिशेल अल अहमद अल जबेर अल सबा, ये वर्तमान में कुवैत के अमीर हैं। ठीक है, इसमें प्रश्न किस हिसाब से आ सकता है? हाल ही में भारत की आईसीसीआर ने किस देश के साथ हिंदी पढ़ने के लिए समझौता ज्ञापन किया है? तो ये कुवैत हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। The Asian Development Bank has approved 50 million loan to improve water resource management. मेघालय इंडिया, भारत के मेघालय में वाटर रिसोर्स को के प्रबंधन के लिए जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उससे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है भारत में वो वाटर की समस्या हो रही है। नॉर्थ इंडिया में भी जो वाटर की समस्या है, पानी की समस्या है, वो काफी बढ़ चुकी है। तो इसी उद्देश्य से अभी एशियाई विकास बैंक ने मेघालय के साथ समझौता किया, मेघालय को लोन दिया है $50 मिलियन का, ताकि वहां पे जल प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके प्रति जागरूक हो और उसी अनुसार से जल प्रबंधित करे ताकि वहां के लोगों को जल की समस्या ना हो। मेघालय के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले ले तो राजधानी शिलोंग है, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है और गवर्नर CH विजय शंकर है। एशियाई विकास बैंक के बारे में आप जानते हैं कि एशियाई कंट्री जो है अपने क्षेत्रीय विकास के लिए इस बैंक का निर्माण किया। इस बैंक की जो स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस में, इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में बनाया गया है। इस पे जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य के साथ जल संसाधन प्रबंधन को मजबूत करने के लिए लोन देने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा मेघालय के साथ। तो आज जो है हम लोग इस करंट अफेयर पे, आज के लिए करंट अफेयर इतना ही। कल हम लोग नए करंट अफेयर्स के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस क्लास का PDF जो है आप टेलीग्राम चैनल से जरूर डाउनलोड कर लेंगे।